सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी महाज पे जिस तरह कामयाबियाँ समेट रहा है, चाहे अस्करी मैदान है, चाहे सफारती मैदान है, या किसी हद तक इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से आज पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में। एक वक्त था जब पाकिस्तान चाह करता था कि बैरूनी अखबारात जरीदे उसके बारे में लिखे तो बहुत कम लिखा जाता था और हिंदुस्तान को बड़ी इस हवाले से एज हासिल था। लेकिन आप देख लें 2025 का साल जितनी कामयाबियाँ पाकिस्तान के लेके आया और पिछले एक हफ़्ते में बैक टू बैक जो बड़ी आपने ख़बरें देखी बड़े अखबारात में, सबसे पहले वाशिंगटन टाइम्स की खबर आती है, उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स लंदन ने खबर दी, फिर आपने देखा डिप्लोमेट और फिर फॉरेन पॉलिसी जरीदा जो है अमेरिका का, उसने पाकिस्तान की सफारती अस्करी जो कामयाबियाँ हैं उसके बारे में बात की और कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान आज जो है ना बहुत ज़्यादा इन और रेलेवेंट है और हिंदुस्तान उसके मुकाबले में वो बहुत पीछे रह गया। ये कैसे सफ़र हमने तेज़ी के साथ अचीव किया, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, मुल्क में जो सियासी नाज़रीन दर्जा हरारत है, आपने देखा जितना ऊपर चला गया था उसको नीचे लाने के लिए ज़रूरी था कि कोई इंटरवेंशन चाहिए, सियासी लोगों का बीच में आना चाहिए। तो अच्छी बात है कि आज हुकूमत और अपोजिशन ख़ास तौर पे पीटीआई जो है ना बिला शर्त के अनकंडीशनल बातचीत के लिए तैयार हो गए। तो इसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है कि मुल्क के हालात ठीक होंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी हमारी तिजारत और जेम अथॉरिटी के बारे में कि जेम एंड स्टोन एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप इस वक्त हम देख रहे हैं कि सफारती महाज पे जो कुछ हो रहा है इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफारत खान हैं और बैनुल-अक़वामी तौर पे और बैनुल-अक़वामी अमूर को जितनी अच्छी तरह से समझते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत कम है। मैं तो उन्हें सेकंड टू नन कहूँगा। जी डॉक्टर साहब, वेलकम करता हूँ अपने शो में। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो 2025 का साल है, हमने देखा है मुद्दत के बाद पाकिस्तान जो है ना वो आइसोलेशन से निकला और आज हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, साउथ ईस्ट एशिया, सब पाकिस्तान को बड़ी अच्छी निगाह के साथ देख रहे हैं। वो जो एक लेबल दहशतगर्दी का और आइसोलेशन का हमें लगाने की कोशिश की गई थी, वो बड़ी तेज़ी के साथ वो धुर रहा है। आपको क्या लगता है कि इसमें जो हमने ख़ास तौर पे सफारती और अस्करी कामयाबी हासिल की हैं उसकी वजूहत क्या हैं और हमें आगे क्या करने की ज़रूरत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया है। इनफैक्ट पूरी मिलत के अवाम ये जानना चाहते होंगे कि जी आपकी जो इतनी उड़ान इस वक्त बामरूज पर है, फॉरेन पॉलिसी की भी, आपके इमेज की भी, आपके तशख़्ख़ुश की भी, तो उन तमाम का इस्तिफ़ादा या उसका तमाम के समरात आम आवाम तक का पहुँचेंगे। मेरा ख्याल है कि यही आपके सवाल का महवर है और इस पर ही मैं कोशिश करूँगा कि कुछ थोड़ा सा तबसरा कर दूँ। ये दुरुस्त है कि अब हमारे यके बाद दीगरे एक दूसरे के बाद सरबराहान के विज़िट हो रहे हैं। हमारे सरबराहान, अस्करी क़यादत और मदनी क़यादत, सिविल क़यादत, वो अमेरिका में इनवाइट की जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक से उनका इंटरेक्शन हो रहा है। हमारे वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उनको डोनाल्ड ट्रंप जब तकरीर कर रहा होता है तो कहता है कि आएँ आप भी कुछ बोलें। तो ये तमाम चीज़ों का अगर अयादा किया जाए तो उससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो बुलंदी परवाज़ है उसको किस तरीके से कैपिटलाइज़ किया जाए, किस तरीके से मोनेटाइज़ किया जाए। अब रहा सवाल कि हमारी सफारती, यकीनन हमारी सफारती कामयाबी जो कोशिशें जारी थीं वो इतने समरात नहीं ला रही थीं, लेकिन मई के पहले हफ्ते के 7 और 8 और 9 मई जो मार्का हक था उसके बाद जो पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस दी, और न सिर्फ पाकिस्तान ने, उससे पहले जो एलामिये जारी किए और जो जंग के दरमियान पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वतों की परफॉर्मेंस रही, और जो जंग के बाद पाकिस्तान ने अपनी एक तसलसल के साथ फॉरेन पॉलिसी का एक रखा तरीक़ाकार, तो इन तमाम को, अगर इन तमाम के संगम को देखा जाए तो उसकी वजह से हमारा एक इमेज और तशख़्ख़ुश हमारा बढ़ा है दुनिया में। अब रहा सवाल कि ये तशख़्ख़ुश बढ़ने में ज़ाहिर है कोशिशें और काविशें
बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अस्करी क़यादत की, जो कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब हमारे, और मदनी क़यादत उनके साथ है, तो इस सारों को मिला के देखा जाए। अब रहा सवाल पैदा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 है, जिसके तहत हमारे अवाम को कुछ समरात मिलने चाहिए, उनका वेलफेयर, उनकी वेलबींग, उनकी रोटी कपड़ा मकान, ये लोगों के जहन में सवाल आना बिल्कुल ये हक बजानिब होंगे। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है ये बहुत अहमियत वाला नुक्ता है। बड़े कम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो कामयाबी है, इसकी समरात किस हद तक, निचली सतह तक जाने चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो हालिया दिनों में बाहर के मैगजीन अखबारात में आर्टिकल लिखे गए, उनमें जिस तरीके से बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को विनर और हिंदुस्तान को लूज़र जो है ना वो पेंट किया गया, बावजूद इस बात के कि हिंदुस्तान का बड़ा एज रहा है, अमेरिका उनका बड़ा सपोर्टर रहा है, आज अमेरिका भी किसी और तरह हिंदुस्तान को देख रहा है। आपके ख्याल में ये इसकी कितनी अहमियत है और हमें इस हवाले से मज़ीद कैपिटलाइज कैसे करना होगा अपने से मुताल्लिक चीज़ें जो हैं? जी हाँ, मज़ीद कैपिटलाइज की तरफ भी मैं आ जाता हूँ। ये दुनिया के जो बहुत ज़्यादा मशहूर अखबारात या जरीदे हैं, जब वो कोई चीज़ लिखते हैं तो बड़ी उस पर रिसर्च करके लिखते हैं, और उसका असर पड़ता है दुनिया के फैसला साज़ों पर। और फैसला साज कौन होते हैं? एक तो ये है कि मुमलिकत होते हैं, और दूसरे उनके अवाम और मुमलिकत मिलके एक तासुर बनाते हैं किसी दूसरे मुल्क का, जिसको मैं कहता हूँ बॉटम्स अप प्रेशर। जिस तरह अवाम के जहन में जो पाकिस्तान का एक तस्वर आया, उसी तरीके से उनके हुक्मरानों का तस्वर आया, और इन जरीदों का और इन अखबारों का उसमें काफ़ी अमल दखल होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें पैरेलल, मुतवाज़ी तौर पर लेके चलनी पड़ती हैं। अगर इसको कहते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत तो आपके पास जरीदे अखबारों में और दुनिया में पजीराई आपकी हो गई, लेकिन ये तमाम जो जरीदे और अखबारात हैं, ये कहीं ना कहीं से अपने किसी न सोर्स के ज़रिए ये अपने देते हैं और तज्जिए के ज़रिए अपनी खबर देते हैं। तो आपने देखा कि दुनिया के मजबूत से मजबूत तरीन सदर एक मजबूत तरीन मुल्क का, जिसका के नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उसने एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद बार पाकिस्तान की तारीफ़ की। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जब हमारे डेलीगेशन गए मार्का हक के बाद, तो उन डेलीगेशंस को पजीराई मिली, और आपने देखा कि पहले तो हम पर नुक्ताचीनियाँ हुआ करती थीं। जिस तरह के पहलगाम में वाक़या हुआ, तो दुनिया के दूसरे ममालिक भी जुड़ जाते थे भारत से। इस दफ़ा आपने देखा कि एक मुल्क भी नहीं भारत की आवाज़ में आवाज़ मिलाई, और भारत इस वक्त तन्हा हो गया इस मामले में, और उसकी वजह ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने समअप किया भारत और अमेरिका के हवाले से और पाकिस्तान की जो कामयाबी हैं। एक चीज़ पे मैं चाहूँगा आप कमेंट करें। माशाल्लाह आपकी महारत बहुत है सफारतकारी के मैदान में। ये जो मिडिल ईस्ट में नक्शा बदला है, मतलब मुझे कहने में कोई आर नहीं है, वोंट मीन्स वर्ड, कि सऊदी अरब UAE तो हमें कतर घासी नहीं डाला करते थे, अब इतनी तेज़ी के साथ सूरत हाल बदली है। ये इज़राइल की लड़ाई हुई जिस तरीके से ईरान के साथ, तो फिर गज़ा के मामलात ख़राब हुए, और सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करना। आज UAE के सदर भी पाकिस्तान आए हुए हैं। जॉर्डन के आपने देखा कि चीफ़ होके गए हैं, हमारे चीफ़ जॉर्डन गए हैं, उनके किंग आए थे यहाँ पे। तो अब ये बताइएगा कि अब ये बाकी जो कहा जा रहा है, और ममालिक हैं, 8 ममालिक हैं जो लाइन में हैं, मुसलमान ममालिक को चाहते हैं इस तरह का एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान दिफाई मादा हमारे साथ करें मुसलमान ममालिक, उनमें कहा जा रहा है बांग्लादेश भी है। इसकी अहमियत क्या है डॉक्टर साहब, और ये कितना वरीसम है हिंदुस्तान के लिए? नहीं, हिंदुस्तान के लिए तो यकीनन ये मातम का समा हुआ है वहाँ आजकल, क्योंकि पाकिस्तान को एक के बाद दीगरे जिस तरीके से पाकिस्तान की हाई पावर विजिट्स हो रहे हैं, आज भी जो हमारा चल रहा है, शेख मोहम्मद बिन जैद ज़ायनस का सदर हैं UAE के। मेरा इनके साथ इंटरेक्शन मुतअद्दिद बार रहा है जब मैं सफ़ीर था UAE में। एक बहुत वर्सेटाइल किस्म की लीडर हैं, वर्सेटाइल किस्म की शख्सियत हैं, और ये इनका ये पहला ऑफिशियल दौरा। और इसी तरीके से जो आपने जॉर्डन का बताया, मलेशिया का बताया, बाकी बहुत सारे ममालिक, रशिया का बहुत हाई पावर डेलीगेशन, ईरान, इराक़, इतने मैनी, और ये सारे जो हैं यके बाद दीगरे आते रहे। आपकी बात दुरुस्त है कि एक कतार लगी हुई है कि पाकिस्तान से लोग चाहते हैं कि डिफेंस एग्रीमेंट, और डिफेंस एग्रीमेंट का एक यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारा सिक्का जो है वो जम गया, ख़ास तौर पर ये मई के जो हमारी मुठभेड़ हुई इंडिया के साथ, उसके बाद
वो दुनिया इस वक्त बहुत आगे पहुंच चुकी है। दुनिया इस वक्त 21वीं सदी में है। उनके पास तमाम के तमाम सिग्नेचर एविडेंस मौजूद होते हैं कि किस मुल्क ने क्या सबकत हासिल की। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से इतना छोटा मुल्क इंडिया के मुकाबले में, इंडिया 10 गुना ज़्यादा फौज, 10 गुना ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं कि काश मैं आपको इंटरप्ट ना करता, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़्यादा सवाल आपसे पूछ लिए जाएँ। डॉक्टर साहब, ये जो अमेरिका और हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो बात होती है हमारी कामयाबियाँ, एक देखा जाए तो इस वक्त सूरत हाल हिंदुस्तान, इजराइल, अफगानी जिस तरह मिल के वो कहा जा रहा है इनका नेक्सस बन रहा है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का। अभी कहा जा रहा है कि जी अब ये जो गज़ा में एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बननी है, इस पर बड़ी बातें हो रही हैं कि जी पाकिस्तान फ़ौज भेजेगा नहीं भेजेगा, और इन तीनों मुल्कों की कोशिश है कि ट्रम्प के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब किए जाएं, ये कह के कि जी पाकिस्तान जो है ना वो इस्लामी मुल्क की हैसियत से फ़ौज भेजेगा, फिर गज़ा में जाके हमास का आमना सामना होगा। अभी कोई फ़ैसला भी नहीं हुआ, बड़ी वाज़ेह तौर पर फ़ॉरेन ऑफिस ने क्लियर कर दिया कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है इस हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसमें क्या मकसद उनका हो सकता है, हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त ट्रेजेक्ट्री बढ़ी है, जिसको मैं ऊंची उड़ान कह रहा था, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, उस ऊंची उड़ान की वजह से ज़ाहिर है इजराइल भी उसको इस चीज़ का वसवसा रहता है, क्योंकि इंडिया इजराइल उनका जो एक स्ट्रेटजी एक ही है कि किस तरह जुल्म और सितम और बर्बरियत के ज़रिए कुचला जाए। अगर उनके अपने मुल्क में जिस तरह वो कर रहे हैं या फ़लस्तीन के साथ जो वो कर रहे हैं, पाकिस्तान दरअसल आंखें दिखला सकता है। पाकिस्तान एक क़ुव्वत है जो कि खड़ा हो सकता है इस पूरे खित्ते में। जिस तरह इंडिया के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता था, पाकिस्तान न सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि इंडिया पर कई गुना ज़्यादा सबकत हासिल कर गया। उन्हें अपनी हज़ीमत अभी इस वक्त बर्दाश्त करना मुश्किल हो गई है। इजराइल और इंडिया का जो उनका संगम है, उनके इंटरेस्ट मुश्तरक है, उनके कन्वर्जन है इंटरेस्ट में दोनों के। और क्योंकि इंडिया के साथ अब अफगानिस्तान वो एक स्पेस इंडिया ले रहा है, और अफगानिस्तान को इस वक्त जिस तरीके से वो अपनी पींगे बढ़ा रहा है, वो तो आगे जाके उनको इसका नज़र आएगा कि क्या नुकसान है इसका। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल ये दुरुस्त है कि तीनों अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो अमेरिका की नज़र में और अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान का इमेज बढ़ा है, या वेस्टर्न कंट्री या इवन गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में जो आप देखें तो उसको बिगाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। हालांकि इंडिया महारत रखता है। हमें याद है कि 700 से ज़्यादा इन्फोटेक के ज़रिए पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ इंडिया पहले काफ़ी प्रोपेगेंडा करता रहा और यूरोप में पकड़ा गया इस मामले में। इस बात को इधर छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं कि हाँ, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने एक अच्छी इस वक्त उसकी फॉरेन पॉलिसी की परवाज़ है। अब उसको कैपिटलाइज करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं रहती। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप दुनिया में कभी यकसा नहीं रहता। तो जिस तरह यूएई ने या गल्फ कंट्रीज़ ने। जी डॉक्टर साहब, आप इतनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं, हेट टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं माज़रत चाहता हूँ, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका। वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं किसी और मौजू पे बात करते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त सियासी दर्जा हरारत आपने देखा कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से थोड़ा सा कम हुआ है, और पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि जो महाज़ाराई हुकूमत और अपोजिशन ख़ास तौर पे पीटीआई के दरमियान वहाँ गुफ्तगू के सिलसिले बीच में करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। अब एक दफ़ा फिर एक लगता है कि बड़ा भरपूर एफर्ट करने की कोशिश की गई है और बिला मशरूत अनकंडीशनल बातचीत होगी, और अब देखते हैं कि इससे क्या निकलता है। कुछ लोगों का ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि दोनों पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये भी साथ साथ कहा जा रहा है अगर कंसीड किया जाए, थोड़ा पीटीआई पीछे हटे, गवर्नमेंट पीछे हटे, तो कोई ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है जहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं कि मुसलसल महाज़राई की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है सियासी तौर पे, अदरवाइज़ इसमें कमी आ सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। मारूफ सहाफ़ी माजिद मेरे साथ मौजूद हैं, बल्कि बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, उनसे अब गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मामलात किधर जा रहे हैं। जी माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
जी माजिद, ये आजकल ये बड़ी बातें हो रही हैं। जब एक तरफ आपने देखा या सादिक को लोगों ने कांटेक्ट किया, फवाद चौधरी ग्रुप ने, और दूसरी तरफ हमने देखा कि पीटीआई ने मौका दिया या ये कि उनको आगे रखा, चकजई साहब को, अल्लामा नासिर को वो गुफ्तगू करें, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर दूसरी दफ़ा फिर कहा है कि कोई शर्तें नहीं रखी दोनों तरफ से। एक तो ये बताइएगा आपको कोई कामयाबी नज़र आती है, और दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि दो ग्रुप्स बन गए हैं, एक अडयाला ग्रुप है और दूसरा कोट लखपत ग्रुप है। अडयाला ग्रुप को लीड करती हैं हलीमा बीबी, जो कहा जा रहा है कि वर्चुअली जो पीटीआई उनके हाथ में है। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो बातचीत हो रही है, या कुछ लोग चाहते हैं कि ये दर्जा हरारत कम हो, एक दूसरे के करीब आ जाए, तो आपको लगता है कि कोई कामयाबी हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। ये बात इसलिए दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सफ़ों में पहले एक क्लैरिटी मौजूद नहीं थी, और वो इस बात पे थी कि क्या मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो क्या इमरान खान की इजाज़त और रजामंदी के बगैर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो अब ऐसे लग रहा है कि ये जो एक आध महीने की जो सियासी डेवलपमेंट है, उसके बाद तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने रियलाइज़ किया है कि अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर इमरान खान मौजूद नहीं है तो क्या इमरान खान से नीचे जो पार्टी क़यादत है या कारकुनान हैं, क्या वो उस पॉलिसी की कीमत अदा कर सकते हैं या नहीं। तो इस बुनियाद के ऊपर इस स्टेप को इनिशिएट किया जा रहा है कि अगर इमरान खान का मामला थोड़ा सा डिले में है तो उस वक्त तक पार्टी की जो मजीद मुश्किलात हैं उनमें इजाफा ना हो, बल्कि ये मामला कहीं ना कहीं रुक जाए। उसके बाद फिर उसको उसकी वापसी का या अनडू करने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। तो इस उम्मीद पर इस सारे मामले को आगे लेके चला जा रहा है कि जो 2026 है उसके आगाज में सियासी दर्जा हरारत को कम किया जाए, कोई बड़े मुतालबात ना रखे जाएं कि जिसके अंदर ये हो कि जनाब 8 फरवरी का मैंडेट है, 9 फरवरी का, फिर इसी तरह कोई नए इलेक्शंस कॉल करने हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, छोटी बातों में बात की जाए ताकि बात आगे चलना शुरू हो। तो अब इस लेवल की अच्छा माजिद, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आपने कि बात आगे चले, अभी देखें कहा जा रहा है कि पीटीआई के पास हुकूमत को देने के लिए कुछ नहीं है, जबकि हुकूमत पीटीआई को बहुत कुछ दे सकती है, चाहे इलेक्शन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है, कुछ लोगों की राय की बात हो रही है पैरोल पे। पीटीआई को आपको क्या लगता है कि ना वो 9 मई से पीछे हटने के लिए तैयार हैं, ना सोशल मीडिया टीम को लगाम देने के लिए तैयार हैं, ना उनके जो तुंदो तेज़ बयानात हैं हर वक्त आए रहते हैं, जिससे मेरा ख्याल है हुकूमत भी, इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो इतनी खुश नहीं नज़र आती। तो आपको क्या लगता है कि कोई कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा किसी जगह पे? जी वो उसकी बुनियाद यही बन सकती है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जब ये इनिशिएट किया जाए, और जिस तरह से किया गया है, ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट का एक अपर हैंड है, असम्बली के स्कोर कार्ड में उनके नंबर्स ठीक हैं, 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है, ग्राउंड के ऊपर भी कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है जिससे गवर्नमेंट खौफ महसूस कर सके। गवर्नमेंट का एक ही इशू है, वो ये है कि जब हम इकोनॉमी को देखते हैं तो मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि एक सियासी इस्तेहकाम मौजूद हो, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद से खारजा उमूर के अंदर पाकिस्तान की सिचुएशन जितनी बेहतर हुई है, बहुत तारीफ़ें हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमारे वकील हैं, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, अगर वो ज़्यादा होगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, तभी इकॉनमी चल पाएगी। और इस सारी ये जो सर्कल है, इसका ताल्लुक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। तो गवर्नमेंट को तहरीक इंसाफ की तरफ से जो चीज़ मिल सकती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए उनकी रजामंदी हो। ठीक, लेकिन माजिद एक चीज़ और भी बताइए कि अभी ये जो बातें हो रही हैं पीटीआई के अंदर, जो इख्तलाफात की कहानी है, और ये सलमान अकबर राजा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक दफ़ा तो मेरे ख्याल ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जी ये 20-25 हज़ार बंदों से बात नहीं बनेगी, 10 लाख लोग लेके आएंगे तो फिर जो है कोई इनकलाब की बात होगी और इनकलाबी बनना छोड़ दें। एक ये बात, और दूसरा मेरी तला है कि उन्होंने जो इनके पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी पार्लिमानी पार्टी की, वहाँ पे सख्त बातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ की गई और तनकीद का निशाना बनाया गया सलमान अकबर राजा को, ये कह के कि जी बानी ने आपको सारे इख्तियारात दे दिए हैं लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो कोट अनकोट मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं घोड़े पर सवार होकर तलवार उठा के
और मैं जाके अडयाला जेल का दरवाज़ा तोड़ दूं, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है कि ये पीटीआई जिस तरीके से आपने देखा सारे कार्ड इस्तेमाल करके देख चुकी है, कोई तहरीक नहीं चल पाई, पंजाब जो वाइब्रेंट था वो उसको बना सके, दोबारा से नहीं ला सके, और अब तीसरी चौथी दफ़ा ये अटैम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जी वहाँ से फिर चढ़ाई की जाए केपी से मरकज़ पे, तो आपको लगता है कि वो उनकी स्ट्रेंथ है, या ये कि उस कार्ड्स को वो इस्तेमाल कर सकते हैं अभी भी, या उनको अब चाहिए कि अब उनको अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करना चाहिए और गिव एंड टेक की तरफ जाना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि कोट लखपत वालों का एक ग्रुप है या अडयाला का एक जो है वो सिग्निफिकेंस सामने आ रहा है, तो ये बात तो दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वो अलहदा सोचती है, पार्लिमानी पार्टी का मौक़िफ़ अलग है, सोशल मीडिया तो फिर 4 हाथ आगे है। इस सारी सिचुएशन के अंदर वो लोग जो मैटर करते हैं, वो पार्टी स्ट्रक्चर जो मैटर करता है, वहां पर बिल्कुल इस बात पर यकीन मौजूद है कि अब सुहेल आफरीदी पर इतना एतबार नहीं किया जा सकता। जिस तरह आपने सलमान अकरम राजा की बात की कि घोड़े पे चढ़ के अगर तलवार सौंध के आएंगे, तो सुहेल आफरीदी भी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक अच्छा पॉलिटिकल शो कर लेंगे, लेकिन ये समझना कि ताकत की बुनियाद पर या मुजाहमत की बुनियाद पर चीजें मनवाई जाएंगी, तो ऐसा मंजर हमें नजर नहीं आ रहा। तो इस पॉइंट की वजह से, और दूसरा ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जनरल फैज हमीद वाला जो मसला है, इसके बाद एक तलवार तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद भी लटक रही है कि जिसमें उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए वो जो पार्टी की दर्जा दोम की क़यादत है, उसकी रियलाइजेशन बड़ी मैटर करती है, और वो पॉइंट आ चुका है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये दावा कर सकते हैं कि वाकई अब जिस तरह आपने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शंस वाले मसले, वो तो बहुत बड़ी बातें हैं, वो बहुत देर की बात है। अभी तो सिर्फ ये है कि आप अपने कारकुनों के लिए, अपनी पार्टी के लिए ईज हासिल करें, मजीद कोई मुश्किल ना हो, मजीद कोई गिरफ्तारी ना हो। अच्छा असद, अभी आपने फैज हमीद का जिक्र किया, आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई कितना इससे अननव हुए हैं, और ख़ासतौर पर DG ISPR की वो प्रेस रिलीज जो ISPR की तरफ से आई थी, और जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि एक मुबहम सा रखा गया, या ये कि लोगों को एक मैसेज दिया गया कि जिन्होंने सियासी तौर पे इंतशार पैदा करने की कोशिश की, मामलात को ख़राब किए, उनके बारे में अलहदा से सोचा जा रहा है। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब के लिए भी ये एक परेशानी है? उनको नज़र आ रहा है कि फैज़ हमीद चाहे वादा माफ गवाह बने ना बने, अल्टीमेटली वो 9 मई में धर लिए जाएंगे, तो वहाँ पे भी कोई उनको लगता है कि काम ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो उन्हें कुछ सॉरी करके पीछे हटना चाहिए, या वो आप समझते हैं कि अपनी सोशल मीडिया टीम या अपने लोगों के हाथों हॉस्टेज बन चुके हैं, वो बयाने की जंग के जी ठीक है एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मैं लेके आगे गया, पीछे हटूँगा तो लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, ये फियर फैक्टर उनको मार गया? जी देखिए, जनरल फैज़ हमीद का मामला इमरान खान के लिए इसलिए अहम है कि उसकी एक प्रॉपर टाइम लाइन है, उसको हम महज आइसोलेशन में नहीं देख सकते। और इमरान खान का जो मौक़िफ़ इस वक्त तक नज़र आता है वो ये है कि वो ऑलरेडी जेल में मौजूद हैं, ऑलरेडी उनका ये ख्याल है कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, तो इससे ज़्यादा उनके ऊपर क्या जुल्म या सितम उनके मुताबिक हो सकता है? कैद को पहले भी हो चुकी है, मुकदमे के अंदर नई कैद हो जाती है, तो इसलिए वो अपने जो उनकी सोच है उसके हिसाब से तो वो बहुत कंफर्टेबल हैं, क्योंकि इस वक्त वो एक मुज़ाहमत का इस्तिआरा है, अवाम में, उनके कारकुनान में उनके लिए हमदर्दी है। फिर यह है कि अडयाला के बाहर जो कुछ होता है उससे बिल्कुल एक सिंपथी क्रिएट होती है, तो उनको इस वक्त किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मसला ये है कि उनके इस फैसले की कीमत या इस फैसले का बोझ पार्टी उठा पा रही है कि नहीं उठा पा रही, वो मेरा ख्याल है कि नहीं उठा पा रही, और इसीलिए फिर ये मुज़ाकरात की दाग बेल डाली गई है कि वो एक इतना बड़ा फैसला है या वो एक इतना भारी भरकम मामला है कि जिसको पार्टी के लिए अब बर्दाश्त करना या सपोर्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी बुनियाद के ऊपर उन चीज़ों, लेकिन इसमें माजिद एक और एलिमेंट भी है, वो जो आप भी लोगों को मिलते हैं, माशाल्लाह आप सियासी लोगों से मिलते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में हमारी भी मुलाकातें होती हैं। आप यकीन करें, मुझे शायद ही कोई एक आदमी मिला हो PTI का 1st, 2nd, 3rd ईयर का जो ये कहता हो कि वो जो इस वक्त बानी PTI का मौक़िफ़ है वो ठीक है, या वो कहते हो कि नहीं जी हमें इस तरह ही लड़ना मरना है, जो कुछ हो जाए। तो क्या वजह है कि वो वन मैन रूल बन गया है? इसीलिए लोग कहते हैं कि वो पार्टी बनने नहीं दी गई, वो फ़ैन क्लब है, रॉक स्टार के तौर पे ऑपरेट करते हैं और कल्ट फॉलोइंग है। आपको क्या लगता है कि किसी स्टेज पे कोई सेंस प्रिवेल करेगी उनके पार्ट पे कि ये जो मुश्किलात हैं उनको कम करने के लिए ज़रूरी है कि किसी को कोई मैंडेट दें, कोई जो बंदा बात करे और कोई रास्ता निकाले उनके लिए रिलीफ का?
जी बिल्कुल, इमरान खान की पार्टी में ये डे वन से मामला है कि वहां पर कोई क़यादत नहीं बन पाई, और इंटेंशनली इमरान खान ने नहीं बनाई, जिसमें हमारे सामने पूरी 10 से 15 साल की जो अभी इनकी एक एक्टिव हिस्ट्री है वो है। अभी भी उन्होंने निहायत अक्लमंदी के साथ मुज़ाकरात का मैंडेट भी अपनी पार्टी में नहीं बल्कि पार्टी से बाहर दिया है कि अगर किसी को फेम या लाइमलाइट मिले तो वो महमूद अचकज़ई हो, राजा नासिर अब्बास हो, पार्टी के अंदर कोई जावेद हाशमी, कोई शाहिद खाकान अब्बासी या मखदूम अमीन फ़हीम जो है वो सामने ना आने पाए। तो जेल में होने के बावजूद, मुश्किल में होने के बावजूद, पार्टी स्ट्रक्चर के ऊपर वो अपनी ग्रिप, बिल्कुल गिरफ्त कायम रखना चाहते हैं और कायम की हुई है। इसी वजह से महमूद खान अचकज़ई अगर कुछ लेके आते हैं, कुछ फ्रूटफुल मिलता है, कुछ पॉजिटिव होता है, तो उसमें वो तहरीक इंसाफ के बाहर से हैं। तहरीक इंसाफ में सिर्फ नाम इमरान खान का ही रहेगा। और आखिरी बात, माजिद ये बताइए कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो ऑफ़र किया बातचीत की, काबीना की मीटिंग के बाद, ज़ाहिर है सोचा समझा ये फैसला किया गया है, तो आपको लगता है कि इसमें हमारी अस्करी क़यादत की भी या इस्टेब्लिशमेंट के भी आशीर्वाद हासिल है, और आपके ख्याल में कुछ पॉइंट्स पे वो को रिलीफ देने की बात हो सकती है? अगर दूसरी तरफ से इमरान खान भी कोई मान दें कि जी कम से कम सोशल मीडिया टीम को लगाम दे दी जाए, गाली गलौज का सिलसिला बंद कर दिया जाए। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह कि रियासत एक मुआशी मुश्किल का शिकार है, और रियासत को भी इस बात का एहसास है कि इस चीज़ को साल हर साल नहीं चलाया जा सकता। तो ये वो पॉइंट है कि जिसकी बुनियाद पर अगर कोई मामलात कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाते हैं तो इस बुनियाद के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ये समझना कि इमरान खान रिहा होंगे या बनी गाला चले जाएंगे, नया इलेक्शन तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा, मेरा ख्याल है ये एक खाम ख्याली हो सकती है, खुशफहमी हो सकती है, एक झूठी उम्मीद हो सकती है। इससे नीचे नीचे जो काम है पैरोल के हवाले से, रिहाई के हवाले से, जमानतों का मसला है, मजीद गिरफ्तारियां ना होना है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो कायम रहे, वहाँ गवर्नर राज ना लगे, तो ये वो जो पॉइंट हैं ये मेरे ख्याल में डिस्कस हो सकते हैं। लेकिन ये समझना या सोचना अगर कोई तहरीक इंसाफ में या उससे बाहर ये तवक्को रखे कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऐसे हो कि इमरान खान रिहा हो, बनी गाला चले जाएं, तो वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है। जी माजिद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत आपने इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है उसके बारे में गुफ्तगू की और ये बताया कि जी क्या दोनों तरफ से दिया जा सकता है, किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। वक्त होता है नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, मुल्क में जब तजारत के हवाले से बात होती है तो जेम एंड जूलरी और इस हवाले से कहा जाता है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसमें कुछ हुकूमत ने काम किया भी है, लेकिन जेम अथॉरिटी बनाने के हवाले से अभी भी इफ्स एंड बट के साथ काम लिया जा रहा है। ये इसमें अथॉरिटी बनने में क्यों देर लग रही है? पाकिस्तान इतना बड़ा स्कोप इसमें है एक्सपोर्ट का, जेम्स का, सारी दुनिया इसमें फ़ायदा उठा रही है, हम क्यों पीछे हैं? इस हवाले से क्या हो रहा है? तो मेरा ख्याल है इसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। और आज हमाद रुहेला, आपने देखा, पाकिस्तान के मारूफ वकील भी हैं और अंदरूनी और बैरूनी जो हम देखते हैं जो डेवलपमेंट्स होती हैं उन पर उनकी बड़ी नज़र होती है। जी अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम सलाम। हमाद, ये क्या है, असल मामला क्या है, स्टोरी अंदर की क्या, आप मुझे बताएं। ये अथॉरिटी बनाने में दिक्कत आ रही है और ये इतना इम्पोर्टेंट हमारी इक़्तिसादियात का ये मामला है, तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से जो हमारी कमी है, कमज़ोरी है। और ये हम देख रहे हैं कि जेम एंड जूलरी के हवाले से जो हम देखते हैं कि वो एक माज़रत खां लहजा मुझे तो ज़ाती तौर पे लगता है हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारी हुकूमतों का हो। आपके ख़्याल में कहाँ गलती है, क्या करने की ज़रूरत है? सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि इस मुल्क को बहुत सारे वसाइल दिए गए हैं, बहुत सारे ज़खायर दिए गए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन ज़खायर के होते हुए, ये बात दुरुस्त भी है कि ज़खायर भी हैं हमारे पास। आप देखें एमरल्ड के, रूबी के, सफ़ायर के, सवात के इलाके में देखें माइंस हैं, गिलगित बल्तिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में देखें, लेकिन इन वसाइल के होते हुए, इन ज़खायर के होते हुए हम इसके ऊपर कोई, जैसा आपने कहा, माज़रत खाना रवैया अपनाए रखते हैं, कोई सस्टेनेबल इंडस्ट्री इसके ऊपर खड़ी नहीं कर पाए। इसकी वजह की तरफ जैसे
जैसा आपका सवाल है कि इसकी वजह क्या है, तो कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर उंगली रखी जा सके कि किस वजह से हम लोग इस चीज में आगे नहीं जा सके। बहुत से महरकात हैं वो आपस में मिलकर इस तरीके से काम करते हैं कि हमारे बिजनेस सेक्टर को सपोर्ट करने की बजाय सैबोटाज करते हैं, जिसमें हमारी अपनी पोर गवर्नेंस भी आ जाती है, हमारे ट्रेड रेगुलेशंस आ जाते हैं, हमारी पोर डॉक्यूमेंटेशन बिजनेसेस की आ जाती है, फॉरेन एक्सचेंज हमारी अनप्रेडिक्टेबल रही है। जब तक हम इन तमाम चीजों को और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हमें वो जो जिस चीज की उम्मीद दिलाई जाती है, जिस नतीजे की उम्मीद दिलाई जाती है, वो नतीजा नहीं आ सकेगा। तो इसका मतलब है हमारे इसको हम माजत के साथ इससे हम इस तरह से समझें कि ये हुकूमतों की तरजीहात में नहीं है। अभी हमारे हिंदुस्तान को देख लें, बैक अपना हमारे हमसाए में, वो जेम्स जूली के हवाले से बिलियन ऑफ डॉलर उनकी एक्सपोर्ट है। उन्होंने इंडस्ट्री को दर्जा देने के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और जिस तरह आप बता रहे हैं रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ हमारे पास है। मेरा ख्याल है तरजीहात नहीं है, या ये कि पॉलिसी लेवल पे आपको लगता है कि कमज़ोरी है? सर देखिए, जब एक बार व्हील इन्वेंट हो गया है तो उसको री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी तरजीहात वाकई ही में ये है तो हमें ओवरऑल देखना चाहिए, बाकी दुनिया में ग्लोबल ट्रेंड्स देखने चाहिए कि उन्होंने कैसे अपने इस रिसोर्स को एक ट्रेडेबल कमोडिटी बना दिया है, कैसे खड़ा कर दिया है, क्या उन्होंने कोई ऐसी बॉडीज बनाई है या नहीं बनाई। तो इस सिलसिले में जैसे आपने एक भारत का नाम लिया, इसके अलावा थाईलैंड का नाम मेरे ज़हन में आता है, श्रीलंका का आता है, यूएई का आता है। वहां पर ऐसे मॉडल्स हैं कि उन्होंने अपने सेक्टर को बहुत डेवलप कर दिया है। जब आप उन मॉडल्स को पढ़ते हैं तो उनके अंदर कुछ चीजें, कुछ कदरें मुश्तरक सामने आती हैं कि उन्होंने अपनी सबसे पहले तो फॉरेक्स रिजीम को प्रेडिक्टेबल तौर पे मैनेज किया, फिर उन्होंने अपने क्लियर स्टैंडर्ड्स जेम्स के सिलसिले में बनाया, उसके बाद उन्होंने ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बनाए कि वो सर्टिफाई करती हैं उस प्रोडक्ट को कि वो उस क्वालिटी का है या नहीं, और ना होने में उन्होंने एक बेहतर वारंटी सिस्टम दिया। ये तमाम चीजें हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि ये इंडस्ट्री अभी तक इनफॉर्मली तो काम कर रही है, और क्योंकि इंडस्ट्री इनफॉर्मली काम कर रही है इसलिए कंज्यूमर का, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का, कंज्यूमर का अभी तक ट्रस्ट गेन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हम अपना पोटेंशियल नहीं पहुंच सके। हम अभी भी, हमारी इंडस्ट्री अंडर वैल्यूड है। अगर मैं खास तौर पर कानूनी और आईनी नुक्ता नजर से भी इस सिलसिले में बात करूं तो आप देखिए, माइनिंग एंड मिनरल्स का जो बात है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट में आता है। इसी तरीके से ट्रेड और कस्टम्स जो है वो फेडरल डोमेन में आते हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल्स जो है वो स्टेट बैंक के जुमरे में आते हैं। ऐसे में अगर हम एक चौथी बॉडी लेके आ रहे हैं तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हमें मदद के साथ मरकज को ये जो अब सूबाई सब्जेक्ट बन गया है माइंस एंड मिनरल वाला, आपने देखा कि जिस सब बात हो रही थी अमेरिका के साथ भी बात, सारी दुनिया के साथ रेगो डेको और हवालों से आ रहा था कि जी गोल्ड है, सोना है, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि ये भी अब सूबा जो टफ टाइम दे रहा है? केपी में आप देखते हैं वो कह रहे थे कि जी बड़ा वाज़े तौर पे बानी पीटीआई ने इशारे दिए कि नहीं, इस पे काम नहीं करने देना, को मरकज़ के साथ तावन नहीं करना। वो भी आप समझते हैं कोई एलिमेंट है मिसिंग जो इसकी तजारत को बढ़ाने में नाकामी हमें हो रही है? सर हमें अपना दुश्मन कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कि कौन हमें रोक रहा है, कौन हमें नहीं रोक रहा। हमारे अपने सिस्टम्स जो इन प्लेस हैं वो ऐसे हैं कि वो बहुत साइलोज में काम करते हैं, फ्रेगमेंटेड हैं। इस वक्त अगर हम जेमस्टोन्स की बात करें तो एक्सप्लोरेशन हो गई, एक्सट्रैक्शन हो गई, उनकी ट्रेडिंग हो गई, सर्टिफिकेशन हो गई, पेमेंट्स हो गई, उसमें इतनी फ्रेगमेंटेशन है और आपस में कोई डेटा शेयर नहीं किया जाता। आप सीसीपी की रिपोर्ट इस सिलसिले में सामने रखिए तो वो कहते हैं कि जिस मार्केट में भी फ्रेगमेंटेशन आ जाती है उसको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है, और जहां पे मैनिपुलेशन आ जाती है वह कंज्यूमर डिस्ट्रस्ट आ जाएगा। अभी हमें बता रहे हैं कि एक पॉलिसी लेवल डिस्कशन किया जा रहा है, साथ बता रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट्स और रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के एक्सपर्ट्स और बैंकिंग एंड फाइनेंस के एक्सपर्ट्स को बिठाया गया है, बुलाया गया है और उनसे पूछा गया है कि कैसी पॉलिसी बनाई जाए। मैं जिन एक्सपोर्टर्स के साथ काम करता हूं, जिनसे मेरी बात होती है, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा एक्सपोर्टर नहीं मिला जो मुझे बता सके कि उसको इस पॉलिसी के इस वर्किंग ग्रुप में शामिल किया गया है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, तीनों सेगमेंट पे बड़े भरपूर गुफ्तगू हुई। मेरा ख्याल है नुक्ता नज़र हर तरफ का आया। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।